वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है कंपनीज के आप कहिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद भी हो सकते हैं, तो हजारों लाखों लाइन तक का कोड होता है। ये कोई एक दिन में तो नहीं आ जाएगा, तो फिर आप एक नाइटमेयर बना रहे हैं। ओके गाइस, तो आज हम वापस से मिल रहे हैं एक वीडियो में और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब कंपनीज़ के आप कहिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद भी हो सकते हैं, बच भी सकते हैं। तो ये कोई एक दिन में तो नहीं आ जाएगा, बट ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक बात है, कम से कम आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ, ये भी कोई पॉइंट होता है कोडिंग में, ये भी कोई बात है सोचने लायक, राइट? क्योंकि ज़्यादातर बिगनर्स इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। देखिए, कोड की रीडेबिलिटी और क्लीन कोडिंग पर आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए कि हम जब कोड करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जब अभी आप कोड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आप हो सकता है पहले से कुछ लोग कोडर हों, पाइथन बाद में सीख रहे हों। आई एम श्योर कि जो ज़्यादातर ऑडियंस होगी, कुछ हो सकता है बहुत प्रोफेशनल्स भी हों, बट ज़्यादातर जो ऑडियंस होगी, आपने एक ही फाइल में कभी शायद 100 लाइन का कोड या 200 लाइन का भी कोड या 500 लाइन का भी कोड लिखा हो। तो पॉइंट मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कोडिंग ना आपने अभी की है और ना ज़्यादा टाइम हुआ है आपको कोडिंग करते हुए, राइट? तो आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट शायद अभी देखे नहीं है। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेज के जो बच्चे होंगे या जो नहीं भी कॉलेज से हैं, प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है प्रोफेशनल्स हो किसी दूसरी इंडस्ट्री के, वो पाइथन को सीखना चाह रहे हो। तो कोडिंग का कोई भी ऐसा इंसान जो भी नया है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल इस वक्त, कि आपको अभी प्रोग्रामिंग करते हुए बहुत कोई टाइम नहीं हुआ है, या टाइम भी हो गया है तो आपको एक्सपोजर नहीं मिला है कभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने का। तो आपने कभी 1500 लाइन से ज़्यादा का कोड एक साथ एक ही चीज़ का देखा नहीं। देखिए, इंडिविजुअली जोड़ने जाएंगे कि 3 साल पहले भी इफ एल्स पढ़ा था और तब भी बड़े सारे सवाल किए थे, तो तब मैंने 10-10 लाइन का कोड तो लिखा ही होगा, और मैंने 1 महीने पढ़ाई की थी तो 30 गुना 10 300 लाइन। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे आपने कभी काम किया हो कि नहीं किया हो, राइट? और क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया होता स्टार्टिंग फेज़ में, तो हमें कभी ये नहीं समझ आता कि कोड कोई 100-200 लाइन का नहीं होने वाला। कोड बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, और जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसमें सिर्फ पाइथन हो ये भी ज़रूरी नहीं है, राइट? तो और भी चीज़ों की फाइलें होती हैं, सिर्फ पाइथन की पाई वाली फाइल ऐसा नहीं है। बड़े सारे फोल्डर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई चलो 50 फाइलें तो सीधा लिखी हुई है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिसमें बटे हुए हैं, जिससे ऑब्वियसली मेंटेनेंस बढ़ता अच्छा ही होता है कि चीज़ें सेपरेट करके रखी हुई हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हज़ारों लाखों लाइन तक का कोड होता है, करोड़ों लाइन तक का कोड होता है, और बढ़े जाएंगे तो। और तब अगर आपने ये नहीं समझा कि कोड को एक बेहतर तरीके से लिखने का, रीडेबल तरीके से लिखने का, मेंटेनेबल तरीके से लिखने का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो फिर आप एक नाइटमेयर बना रहे हैं, आप एक सरदर्द पैदा कर रहे हैं कोड लिख करके। क्योंकि आपके बाद अब जो आएगा उस कोड पे काम करने के लिए, उसके लिए अब वो एक मिस्ट्री से कम नहीं है कि आपने अब क्या लिख के आप गए हो, राइट? तो आज थोड़ा सा इसी टाइप टॉपिक पर हम और बात करेंगे आगे, है ना? अब यहाँ पर हम आ गए हैं प्राइम स्टेप लाइब्रेरी पर। छोटा सा पेज है, इस पर बड़े सारे नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, जल्दी आप तक भी अवेलेबल हो जाएगा ये। तो इसी में मैं भाई जो एक पाइथन का सेक्शन है उस पर अभी आपको लेकर के चलता हूँ, एंड हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। अब इफ एल्स को हमने पढ़ लिया है, मैच केस को हमने पढ़ लिया है, तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अभी यहाँ पे क्लीन कोडिंग के बारे में। अब आप में से बहुत लोगों ने पाइथन पढ़ा होगा, बट शायद आप इस नाम को ना जानते हो, जिसका नाम है पेप 8। तो ये जो PEP है, पेप बोल लीजिए या वॉटेवर, तो PEP 8 ये क्या चीज़ है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसके मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है ओपनली ज़्यादा, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो पेप 8 इज़ ऑफिशियली द स्टाइल गाइड फॉर द पाइथन कोड आउटलाइनिंग द सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस डिजाइन टू मैक्सिमाइज द कोड रीडेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो मतलब कि ये पाइथन की एक ऑफिशियल गाइड है जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि कोड को कैसे लिखा जाए कि वो ज़्यादा मेंटेनेबल हो,
ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और एक प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइंड हो, ताकि आपके बाद जो लोग आए, आपकी जब टीम बड़ी हो, आपका जब प्रोजेक्ट बड़ा हो, तो वो सही तरीके से उस पर काम किया जा सके। वरना फिर ये कोड ऐसा हो जाएगा कि मतलब बन तो गया है, चीज़ें काम कर रही हैं अब जैसे तैसे, वो नहीं करना है। और आज के एआई के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम जब एआई से काम करते हैं ना, तो वो बस ऐसा होता है कि उसका पर्पस है कि कुछ नया फीचर बनाने को बोला, कैसे भी करके बना दो, ऐसा लगना चाहिए काम हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा कभी डमी डेटा डाल के अगर फ्रंट एंड को देखेंगे, तो कभी बहुत ही ख़राब सा कोई कोड लिख के मेंटेनेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, या बहुत ही क्लीन कोडिंग के प्रिंसिपल्स को कभी कभी फॉलो नहीं करेगा। तो नए डेवलपर्स को लगता है अरे अरे देखो एआई ने सब कर दिया, बट आप सीनियर से पूछेंगे तो वो बिल्कुल एक तरीके से कचरे बराबर कोड होता है कभी कभी। तो वही पॉइंट है कि अगर आप आज के ज़माने में इंडस्ट्री में और टिकना चाहते हैं, तो ये स्किल्स तो फिर आपके पास होनी चाहिए कि जब लिख ही रहे हैं तो साफ लिखें। जैसे किसी आमतौर पे अच्छे स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, आमतौर पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वैसे एक अच्छे कोडर को अच्छा कोड लिखना तो आना ही चाहिए, सिर्फ कोड लिखने से काम नहीं चलेगा। तो पिछली 2 वीडियो से आपको 2 बातें और मैं यहाँ पर आपके दिमाग में शायद डाल पाया हूँ। कोडिंग सिर्फ कोड लिखने का नाम नहीं है, आंसर लाने का नाम नहीं है, हमें ऑप्टिमाइज्ड आंसर लाना होता है, स्केलेबिलिटी का, मेंटेनेंस का ख्याल रखना होता है। तो 2 बातें आपके दिमाग में मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए, आ गई होंगी, राइट। पहला कि कोड लिखते समय उस कोड की स्पीड, मतलब बेसिकली उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसका प्रोसेसिंग में टाइम कितना लग रहा है, रैम कितनी लग रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये सीखना होगा। अगर हम सिर्फ ऐसा कर दें कि किसी तरीके से आंसर आ जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। उसको हो सकता है बेहतर किया जा सकता हो, कम टाइम में आंसर लाया जा सकता हो, कम मेमोरी में आंसर लाया जा सकता हो। तो वो एक पर्सपेक्टिव होगा कोड को लिखने का, समझने का, देखने का, पढ़ने का, वो एक चीज़ हमको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़ है कि कोड सेम टाइम पे, जैसा भी हम बात कर रहे हैं, एक फॉर्मेट में हो, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, कि 50 लोग बाद में आएंगे, लाखों लाइन का कोड होगा, तो एक उसमें मेंटेनेंस करने के लिए भाई क्लीन दिखे वो थोड़ा सा, राइट। तो इस पेप 8 के बारे में आप जो है थोड़ा सा और पढ़िए, और इसकी वेबसाइट पर भी आप जाएं, और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर इसके फुल फॉर्म्स वगैरह को भी देख पा रहे होंगे, और थोड़ी बहुत और जानकारियाँ लिखी हुई है कि किस तरीके से ये बनाया गया है, और गुइडो वैन रॉसम का इसमें क्या रोल वगैरह रहा है। तो इसको ज़रूर पढ़िए। और यहाँ जो प्राइमस्टेप की लाइब्रेरी है उस पर भी मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं। तो अब एक दिन में तो क्लीन कोडिंग नहीं सीख जाएंगे, कुछ एफएल्स को लेकर के मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस यहाँ पर देना चाहूँगा। बाकी पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स मैं इस पर कोशिश करूँगा कि बात करता रहूँ जितना ज़्यादा हो सके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आइए थोड़ा कोड के बारे में बात करते हैं कि मतलब क्या है इस चीज़ का। देखिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कि पाइथोनिक कोड इसे कहते हैं, बेटर कोड, क्लीन कोड है ना, पाइथन के हिसाब का कोड, राइट, पाइथोनिक, राइट। देखिए मान लेते हैं कि इफ़ की कंडीशन है, उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन है, फिर उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन है। अब लास्ट की ही 1-2 वीडियो पहले के हमने टॉपिक में इसको समझा कि इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं, इफ़ के अंदर इफ़, और ज़रूरत पड़ने पर इसे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं, और इसका क्या मतलब है कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये चलाएंगे, ये सही हुई तो ये चलाएंगे, एंड फाइनली फिर ये बोलेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें कि इस कोड को आप रीडेबल अभी फिर भी बोल लेंगे छोटा कोड है, बट ऐसा लाखों लाइन का कोड हो, बहुत जगह पर ऐसी चीज़ें लिखी हुई हों, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बेटर ये होता कि आप इन अलग अलग इफ़ को सेपरेट करके लिखते, आप ब्रेक पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करते कि अगर नॉट, आपको याद होगा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, एंड और नॉट, तो अगर यूज़र नहीं हो तो रिटर्न। अब रिटर्न आप आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर होता है पाइथन का, उसका नाम है फंक्शन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वहाँ पर ये रिटर्न आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्योंकि आप बिगिनर हैं, रिटर्न का मतलब आप ये समझिए कि कोड आगे मत बढ़ाना, आप अभी ये समझिए। बाकी हम फंक्शंस पर जब बात करेंगे तो रिटर्न को डिटेल में हम समझेंगे कि वहाँ पर रिटर्न का क्या मतलब है। फिलहाल आपको अभी के लिए ये समझना है कि रिटर्न का मतलब है कि बस हो गया, इसके नीचे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो, यहीं से अब बाहर चले जाओ, यहीं से आप प्रोग्राम को ख़त्म कर दो, इस पार्ट को ख़त्म कर दो। तो फिलहाल आप ये समझें। तो अगर यूज़र नहीं है तो आगे चेक ही क्यों करते हो, मना कर दो। अब देखिए बात वो भी यही, यहाँ पे भी वही बात थी कि अगर यूज़र नहीं है तो ये सब चीज़ चेक नहीं होती और हम सीधा बाहर आ जाते कि अगर यूज़र होगा तो ही आएंगे। पॉइंट यहाँ भी वही है, बट ये ज़्यादा रीडेबल लगता है, ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप देखेंगे कि दिस इज़ अ क्लासिक गार्ड क्लॉज पैटर्न, इंस्टेड ऑफ नेस्टिंग लॉजिकल असर्शंस टेस्ट नेगेटिव कंडीशंस की आप नॉट लिख के चेक कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो है आप इस तरीके से उसको तुरंत जो है
जहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ दिखे इमीडिएटली आप उस कोड से बाहर आ जाइए। इससे जो मेंटेनेंस है वो एक बहुत ही सिंपल होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर मिलता है कोड को, रीडेबिलिटी बढ़ती है इंस्टेड ऑफ बेमतलब का नेस्टेड कंडीशंस। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ इसमें, क्योंकि क्या है ना कि ये सब बातें थोड़ा सा और आगे जा करके ज़्यादा रिलेट करती हैं, बट क्या है कि बहुत आगे जाने के बाद कई बार ये बातें अगर शुरू से थोड़ी भी डिस्कस ना की गई हो तब समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बस आपके दिमाग में एक हल्का सा एक सीड, एक बीज के तौर पर इसको डाल देना चाहता हूं कि हाँ इसके बारे में सोचना है, ताकि आगे जब ये चीज़ और हम अच्छे कोड में देखें, किसी प्रोजेक्ट में देखें कि देखो देखो खराब कोड लिखने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी बात हुई थी इस पर, अब मुझे और बेहतर समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि आज आप पूरा क्लीन कोड समझ जाएंगे और आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्लीन कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और लाखों लाइन के कोड में कितना इससे दिक्कत हो सकती है। एक्सपीरियंस के साथ आएगा, बट एक कम से कम एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ क्लीन कोडिंग नाम की किसी चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। अब एक दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए। तो पहला जो इफ एल्स के साथ एक बेटर प्रैक्टिस का रूल है वो है कि जबरदस्ती के डीप नेस्टिंग टॉपिक्स को, डीप नेस्टिंग लॉजिक को आप इग्नोर कीजिए। डीप नेस्टिंग मतलब नेस्टेड इफ एल्स, जरूरत से ज्यादा मत लिखिए, रीडेबिलिटी खराब होती है। इस तरीके से लिखिए जैसा अभी आपको एग्जांपल में दिखाया गया। दूसरी यहां पर एक कंडीशन है कि बेमतलब की कंडीशंस को नहीं चेक करना है, मीनिंगफुल कंडीशंस को चेक कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए अब यहाँ पर पाइथन जो है एम्प्टी स्ट्रक्चर्स को, नन को, जीरो को बहुत एकदम फ्लैशी तौर पे ट्रीट करता है। तो बेमतलब उनको कंपेयर करने से अच्छा, ध्यान से देखिए मैं आपको इस बात का एक सिंपल मतलब समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि इफ स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू प्रोसेस आगे बढ़ाओ, अगर स्टेटस फॉल्स है तो आगे मत बढ़ाओ। एक बात यहाँ पर समझते हैं। देखिए मैं कोड पर आता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक बंदा है, मान लेते हैं कि वो एलिजिबल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू ट्रू। किसी चीज के लिए वो एलिजिबल है कि वो एलिजिबल नहीं है, ये लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स। किसी ने चेक कर लिया है और लिख दिया है कि ये इंसान कोई फलाना काम करने के लिए, कोई एक्स काम करने के लिए या तो ट्रू या तो फॉल्स, एलिजिबल है या तो नहीं है। तो अब मैं यहां पर ऐसे चेक नहीं करूंगा कि इफ एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू तो प्रिंट कर दो कि गुड, जो भी काम है आपका, फिलहाल मैं गुड लिख देता हूं, आप एल्स लिखिए फिर आप प्रिंट कर दें बैड। नहीं, इसको करने का कोई सेंस नहीं। आप देखिए वार्निंग खुद भी पाइचाम आपको दे रहा है, वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड। आप देख रहे हैं पाइचाम बहुत अच्छी चीज है, इसलिए एक्सप्रेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड। और यहां पर आप देखिए मैं इसको चेंज करूंगा एंड देखिए क्या हुआ। यही चीज यहां पर भी कही जा रही है कि आप ऐसा करने की बजाय ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इफ एलिजिबल, एलिजिबल है क्या चीज? एक बूलियन है, जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स उसमें आएगा। बूलियन का यही मतलब होता है। अब जरा इफ की डेफिनेशन पे वापस आइए। इफ की डेफिनेशन है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो काम करो, नहीं तो मत काम करो, छोड़ दो, एल्स चला दो। तो अगर इफ के सामने की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ काम करता है, यही मतलब है इफ का। तो इफ के सामने जो लिखा है उसमें ट्रू और फॉल्स ही तो है, वो पहले से कंडीशन ही तो है। आप दोबारा क्यों उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ट्रू ट्रू है? अब ऑल्दो ट्रू ही है, दोनों जगह ट्रू लिखा है, आंसर में फाइनली आएगा तो यही ना, इफ के सामने की कंडीशन चेक करनी है। और पहले से जब उसमें ट्रू फॉल्स ही लिखा है तो आपको उसे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बूलियन के साथ काम कर रहे हो तो उसे दोबारा अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं ऐसे। इनफैक्ट आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर वो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, इसको कई सारी लैंग्वेजेस में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव कंडीशंस की अगर नहीं है एलिजिबल तो गुड। तो दैट इज द पॉइंट कि भाई कोई दिक्कत नहीं है तो काम कर दो। तो नॉट लगा करके भी कई बार हम चीज़ें यहाँ पर करते हैं, तो दैट इज़ नाइस। अच्छा, इसी में एक हम देखेंगे कॉन्सेप्ट अभी और आगे हम लेकर के चलते हैं इसको। ये पूरा पेपर मैं आपको अभी यहाँ पे दे दूंगा और आप इसको पढ़ना। और पेप 8 के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। अब देखिए अननेसेसरी इल्स, इसी कहानी से एक चीज़ और निकलती है। अब यहाँ तो अगेन रिटर्न का एग्जांपल देकर के मैंने लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोफेशनल कोड लिखने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पर कि फंक्शंस के थ्रू मैं उसको लिखूँ। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 6, 5 वॉट एवर, b इज इक्वल टू 6। मुझे इसमें मिनिमम कौन है या मैक्सिमम कौन है ये पता लगा करके बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट, कि मैक्स एक वेरिएबल है जिसमें इंट आएगा। आपको याद होगा इसे टाइप हिंटिंग कहते हैं, है ना। अगर आप अभी प्रिंट करेंगे मैक्स को तो 0 प्रिंट होगा। एक सेकंड, मैक्स जो है एक वेरिएबल भी होता है,
तो मैक्सिमम ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, मैक्सिमम सॉरी फंक्शन होता है, दैट इज़ इट, इज़ नॉट डिफाइंड राइट, मुझे ज़ीरो लिखना ही पड़ेगा इसमें राइट। अब ठीक है, दैट इज़ ओके, ठीक है मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, दैट इज़ ओके। इनफैक्ट हमें ऐसा करता ना तो मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ज़ीरो ही आता, हाँ दैट इज़ कूल, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें ज़ीरो लिख देते हैं कि अभी हमें मैक्सिमम पता नहीं है और ए और बी में जो बड़ा है वो हमें इसमें लिखना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर ए बड़ा हो बी से तो मैक्सिमम में ए डाल देना, नहीं बड़ा हो ए बी से तो मैक्सिमम में बी डाल देना। तो भाई बड़ा सीधा सा काम है ये तो, कि अगर ए बड़ा है तो ए डाल दो, ए बड़ा नहीं है तो बी डाल दो, सीधी सी बात है। तुम बड़े हो तुम जाओ, तुम नहीं हो तो तुम जाओ, सीधी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखिए इसमें आपको कुछ खतरनाक लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि बेमतलब का इस तरीके से काम करने से अच्छा आप ये भी तो कर सकते थे ना कि आप मैक्सिमम को यहाँ बनाते ही नहीं, आप मैक्सिमम में पहले से ही मान लीजिए बी रख देते और फिर आप यहाँ इस एल्स को हटा दीजिए। अब देखिए मैंने मैक्सिमम में मान लिया है कि बी बड़ा है, अब मैं कह रहा हूं अगर ए बड़ा है तो ए रख दो, हटाओ बी को, और अगर ए बड़ा नहीं है तो बी तो रखा हुआ ही है राइट। ये ऐसी सी बात है कि दो लोग आए मुझसे परमिशन मांगने, एक को मैंने कहा हाँ तुम चले जाओ, एक सेकंड तुम्हारे पास परमिट है तो तुम जाओ, तुम मत रहने दो, फिर अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं, कोई एक ही चीज आ सकती थी। तो एक तरीके से बेमतलब का एल्स इग्नोर कर दिया हमने, पहले से भी रखा हुआ है तो बी अब रखने की कि अरे भाई साहब ए बड़ा नहीं अब बी रखो, बी रखा हुआ ही था, अगर ए बड़ा होता तो ए रख देते। तो एक एग्जाम्पल था कि बेमतलब का जो काम है कि जबरदस्ती ही कुछ लिखे जा रहे हैं कॉम्प्लिकेट करने के लिए, अच्छी बात नहीं है इस तरह की चीज़ों को। अच्छा देखिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है काम बड़ा छोटा सा होता है। अब देखिए इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आपको याद होगा मैंने आपको एफएल्स की पहली वीडियो में ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को आप पूरा बॉडी बना करके ही काम में लें राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन का काम है सीधा सामने लिख दीजिए, तो दैट इज गुड। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या होती है कि टर्नरी फॉर स्मॉल डिसीजंस कहते हैं कि टर्नरी का काम है एक ही लाइन में कर दिया, कई लैंग्वेजेस में क्वेश्चन मार्क होता है इसके लिए, इसे ओवर यूज नहीं करना है कि अब देखिए भाई ए अगर जो है बड़ा हो एलसीए करो, फिर उसी के सामने ए इफ वापस से फिर एलसीए। तो आप देख रहे हैं कई सारे एफएल्स को एक लाइन में लिख दिया गया, जो कि लिखा जा सकता है सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज फिर अगेन क्या हो जाएगा, ओवर यूजिंग द नेस्टिंग टर्नरीज आर बैड, अगेन रीडेबिलिटी खराब होगी। फिर अलग अलग करके लिखिए, छोटा काम है देन यूज इट, अच्छा है, बेमतलब टाइम पास करने की जरूरत नहीं, दैट इज गुड। तो ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेंबरशिप चेक्स, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंडीशन, अब मान लीजिए कि कोई फ़ोन वगैरह है, कोई लैपटॉप है, उसकी कंडीशन गुड है, बैड है, ओके है, 3 कंडीशंस हैं। हम कह रहे हैं कि भाई देखो तुम जिस कंडीशन में फ़ोन हमारे पास लाए हो, अगर वो गुड है तो फिर तुम्हें जो है हम हाई पे कर देंगे कि भाई तुम्हारा फ़ोन अच्छी कंडीशन में तुम बेचने के लिए लेके आए हो हमारे पास, अच्छी कंडीशन है, अच्छा पैसा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई एलएफ जो कंडीशन है वो अगर ओके ओके है तो तुमको जो पैसा मिलेगा वो हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि मॉडरेट पेमेंट जो है यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे कि भाई ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डन। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर एल्स खराबी है मामला तो लो पे। अब ये देखिए ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझिए कि ये हमने किया, इस काम को करने के लिए मैच केस भी लिया जा सकता है, ऑल्दो ये वाला एग्जांपल नहीं है, मैं इस एग्जांपल को आपको अलग से देता हूँ। ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये कौन सा एग्जांपल है कि आप इसके लिए मैच केस का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अगला काम होगा। ये देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया कि अगर चॉइस 1 है ऐड करो, 2 है अपडेट करो, 3 है डिलीट करो। क्यों एफएल्स बर्बाद करते हैं, छोटा सा तो काम है। यहाँ पर इसको ऐसे भी तो किया जा सकता था कि भाई मैच करो कि कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन गुड है तो यहाँ पर प्रिंट कर देना हाई पे को, एंड अगेन फिर नीचे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जो मैं पहले आपको ये वाली चीज़ दिखा रहा था इस पर ज़रा वापस आता हूँ। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो यूज़र है या तो वो एडमिन हो या तो वो मैनेजर हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। उसका जो अकाउंट है या तो वो मालिक ही हो वेबसाइट का या तो वो वेबसाइट का मैनेजर हो, दोनों में से कोई एक अगर वो हुआ तो मैं उसे आगे काम करने की परमिशन दूंगा। अगर वो नॉर्मल यूज़र है तो मैं उसे परमिशन नहीं दूंगा। तो मैंने कहा इफ यूज़र इज इक्वल टू एडमिन और यूज़र इज इक्वल टू मैनेजर,
कि जिस इंसान ने अकाउंट बनाया है मेरी वेबसाइट पर, उसका एडमिन अकाउंट है क्या, मालिक है क्या वो वेबसाइट का, मैनेजर है क्या वेबसाइट का। फिर मैंने कहा वेलकम टू मास्टर कंट्रोल, कि भाई आपके पास तो वेबसाइट का सब एक्सेस है, आप इस वेबसाइट पर जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी आए आप कीजिए। नहीं तो फिर आपके पास जो है वेलकम टू प्रिंट, यू आर अ नॉर्मल यूज़र, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अगर यहाँ पर एडमिन है, मैनेजर है, मान लीजिए असिस्टेंट है, मान लीजिए एक आधा और सेक्रेटरी है, मान लीजिए 3-4 चीज़ें और होती तो आपको एक से ज़्यादा और लगाने पड़ते, आप और लगाते ही जा सकते थे। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लगा सकते हैं विच इज़ मेंबरशिप चेक। तो इसमें आपको एक नए ऑपरेटर के बारे में भी मैं यहाँ पर बताता हूँ विच इज़ कॉल्ड इन, मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं इसे। करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, कहूँगा एडमिन है, रूट यूज़र है, मैनेजर है ना। तो इस तरीके के अगर आपके अकाउंट, इन तीनों में से अगर आप कुछ हैं तो आपको मास्टर कंट्रोल मिलता है। तो आपको अब 3 बार और नहीं लगाना पड़ा। तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट करली ब्रेसेस, आप उसमें अपनी सारी चीज़ें लिख दीजिए एंड यूज़ इन इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल्स टू। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। यहाँ पैटर्न मैचिंग के बारे में फिर मैंने आपको बताया ना। अब इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं, तो इस पर फिर हम जो है एंड वगैरह को यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ यूज़र डॉट इज एक्टिव, एज 18 से बड़ी है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है एंड इस पर हम अभी नहीं आएंगे। फिलहाल आप इन 2 चीज़ों को इस एग्जाम्पल से अभी दूर रखिए। ये इतने जो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, फिलहाल पहले आप इन्हें ही समझें, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ अगेन कि आपको एकदम समझ में आ गया कि भाई कहाँ पे क्या करना है, बट एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर कोड की रीडेबिलिटी। एक छोटी सी लास्ट चीज़ यहाँ पर और लिख लेंगे। लेट्स से एज है 23 है, 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए तो हमें कोई काम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड एज इज़ लेस देन लेट्स से 25, और उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रिंट कर दो एज इज़ वैलिड या यस यू आर गुड टू गो अगेन। अब इस कहानी को लिखने का एक सिंपल तरीका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, हियर वी गो। कितनी अच्छी चीज़ है ये पाइथन की। हमने ना एज को बीच में लिख दिया है और हम कह रहे हैं 18 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बट 25 से छोटा होना चाहिए। ये देखिए 25 से छोटा होना चाहिए। जिस तरफ को ये जो इसका एक तरीके से कहिए जो मुंह है, माउथ है, वो जिस तरफ को खुला होता है उसको बड़ा नंबर कहते हैं, राइट। तो 18 से बड़ा होगा एज, बहुत बढ़िया, ठीक है, 18 से बड़ा है, और लेकिन 25 इससे भी बड़ा है, मतलब 25 से छोटा होना चाहिए। तो ये एक तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक छोटी छोटी बातें हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं जो पाइथन में होती हैं और उन पर ध्यान देना चाहिए। बट आई होप सो कि ये जो वीडियो मैंने एक नया कुछ प्रयास किया है समझाने का, क्योंकि ट्रेडिशनली ये सिलेबस में कई बार हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसको मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एंड आई होप सो कि थोड़ा बात आप तक पहुंच पाई हो कि क्लीन कोडिंग या कोड का जो फॉर्मेट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा इस PEP जो मैंने आपको बताया इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ें कि पाइथन एनहेंसमेंट्स प्रपोजल, जो कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इसका फुल फॉर्म, इसे ज़रूर थोड़ा और डेप्थ में ले जा करके पढ़िएगा। बाकी तो ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम और जाएंगे तो और बात करेंगे कि इम्पोर्ट दिस एंड प्रिंट आप कर सकते हैं दिस को, एंड यहाँ पर आपके पास ये एकदम 19 कमाल के रूल्स प्रिंट हो जाते हैं, द ज़ेन ऑफ पाइथन। तो बाय टिम पीटर्स पर एक बड़ा अच्छा एल्गोरिदम भी है, टिम सॉर्ट कहते हैं उसे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, DSA वाले शायद जानते हो। तो ठीक है, काफ़ी कुछ है पाइथन में इस तरह की चीज़ों को लेकर के, बट एक आइडिया तो कम से कम लगा होगा। डन। इस पर एक बहुत अच्छी बुक भी है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ द लेजेंडरी बुक क्लीन कोडिंग बाय रॉबर्ट C. मार्टिन। उनका अंकल बॉब के नाम से आपको मे बी वीडियोज़ वगैरह भी मिल सकती हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप बुक पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, ज़रूर पढ़िए। ऑल्दो अभी थोड़ा बिगिनर है तो थोड़ा और सीख लीजिए, ऊप्स वगैरह तक पहुंच जाइए, फिर या तो बुक पढ़िएगा। अभी तो बस एक आइडिया देना था, उतने में आई होप सो कि मैं थोड़ा सक्सेसफुल रहा हूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ये जो सीरीज़ है, ये जो पूरी लाइब्रेरी है, इसमें और बहुत कुछ है आपके लिए पढ़ने के लिए। जल्दी ये बस ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप तक पहुँच जाएगा, तो आप इस पर आकर के थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। एंड अगली वीडियो में बात करते हैं लूप्स के ऊपर।